नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो के वीकली एडिशन में, जिसमें हम सुनील सर के साथ बातचीत करते हैं कि फंडामेंटली मार्केट में क्या तस्वीर बन रही है और आगे के हफ्ते, आगे के महीनों के लिए क्या सिचुएशन बनती हुई दिखेगी इस वॉर जोन में, जब पूरी दुनिया काफ़ी परेशान है। लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स जो हम लोग देखते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें दिख रहे हैं कि पिछले हफ्ते मतलब 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में मार्केट क्या था। इसमें तो छुट्टियां बहुत थी, 2 दिन की तो छुट्टी थी। 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो निफ्टी 2.5% लगभग गिर के बढ़े, बैंक निफ्टी 4% गिरा है और बाकी सारे इंडाइसेस भी 1.5-2-1% गिरे हैं। लेकिन सेक्टोरल इंडेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब काफ़ी गिरे हुए हैं यहाँ पे। केवल आईटी इंडेक्स था जो लास्ट वीक 2.5% ऊपर बंद हुआ और निफ्टी मेटल में 1% की तेजी आई, जबकि केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस थे यहाँ पे। अगर हम पूरे महीने का देखें तो इसमें पूरा फरवरी का महीना कैप्चर हो गया और 1-2 दिन इसके मान लीजिए अगर आप, तो निफ्टी 8.5% करीब गिरावट हुई है। निफ्टी 500 में भी लगभग उसी रेंज में है, लेकिन बैंक निफ्टी 14% गिरी है। और आप पीएसयू बैंक देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज देखें, इन सब में काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो एक अच्छा खासा मार्केट ने 1 महीने में करेक्शन लिया है। और इस हफ्ते के दौरान या इस महीने के दौरान अगर हम पिछले वीक में एफआईआईज को देखें तो इन्होंने 19,837 करोड़ की बिकवाली की है केवल अप्रैल के 2 ट्रेडिंग सेशंस में। इतनी जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। 2 दिन छुट्टी थी, तो 30 मार्च का दिन अगर हम उधर से छोड़ देते हैं, इस हफ्ते को लेके मिला के चलें तो 19,000 करोड़ की बिकवाली है और पूरे मार्च में 1,17,000 करोड़ की। जब हम डीआईएस की तरफ देखते हैं तो इन्होंने इस हफ्ते केवल 14,380 करोड़ खरीदारी करी, यानी ये पिछड़ गए हैं उनसे अब। और वैसे ही आप महीने में देखें तो 1,42,000 करोड़ है। तो ये सिचुएशन के बीच में 3 सवाल मन में उठते हैं। पहला सवाल तो ये, क्या डीआईएस के पास अब ड्राई पाउडर या पैसे खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं? दूसरा, जो रुपया इतना ज्यादा हमारा कमजोर हुआ था, फिर उसने आखिरी दिन में काफी अच्छी रिकवरी दिखाई, अब वहां से आगे क्या सिचुएशन बनेगी? और तीसरा सवाल है कि जो इस हफ्ते यानी कमिंग वीक में मॉनेटरी पॉलिसी होगी 8 तारीख को, बुधवार को, उसमें गवर्नर साहब क्या बोलने वाले हैं? हॉकिश कमेंट्री होगी, हॉकिश होल्ड होगा, या कुछ करेंगे? वो क्या करेंगे, इस सब पे भी थोड़ा एक समझने की कोशिश करते हैं। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो मेरे नमस्कार। 3 प्रश्न है, इनका हमें हल चाहिए आपसे। तो ड्राई पाउडर रनिंग लो, तो एक बार आप वापस आपके स्लाइड में जाइए, फ्लोज वाला स्लाइड में, और इसमें आप जैसे आपने ही बताया कि अप्रैल में डीआईएस थोड़े पीछे हट रहे हैं। मार्च में उन्होंने 20,000 25,000 करोड़ ज्यादा खरीदा, मगर 2 दिन जो अप्रैल में है, एफआई की बिकवाली स्टेप अप होगी, यानी हर दिन के माफिक 10,000 करोड़ की हर दिन। तो 20 दिन में ऐसा चला तो 2 लाख करोड़ की बिकवाली हो सकती है, अगर ये ट्रेंड लाइन हम पकड़े तो। और उसमें देखिए ऑलरेडी 5,000 करोड़ का डिफरेंस है, शॉर्टफॉल है, राइट। तो क्या इसमें हम रीड कर सकते हैं कि देखिए ये सितंबर अक्टूबर 2024 के बाद पीक है, यानी सितंबर 24 या अक्टूबर 24, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट मंथ, जब एफआई की सेलिंग शुरू हुई थी, तो भयंकर सेलिंग उन्होंने सितंबर 2024 में किया। उसी महीने में डीआईएस ने भी ऐसे ही 1 लाख करोड़ प्लस खरीदारी की थी। उसके बाद स्टेबलाइज हो गया, उनकी भी सेलिंग कम हो गई और डीआई की बाइंग भी, बट डीआई का बाइंग ऑलवेज पॉजिटिव, समटाइम्स 2 टाइम्स ऑफ एफआई सेलिंग ऐसी जा रही थी पूरी 2 साल में। अब वापस वही स्थिति है कि ये मार्च में भयंकर सेलिंग हुआ और उसके बाद वाला महीने, तो क्या होता है कि इसमें क्लियरली दिख रहा है कि जब एफआई अपना सेलिंग सडनली बेचते हैं तो डीआई स्टेप इन करके कोशिश करते हैं कि हम खरीद लें, तो ये उनकी हलचल होती है। अब इशू क्या है कि डीआईएस माने कौन? एक डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सबसे दिग्गज है, फिर उसके बाद एलआईसी, फिर अदर इंश्योरेंस कंपनी जिनके यूलिप में पैसे आते हैं, उसी में इक्विटी का एलोकेशन होता है, फिर ईपीएफओ जिसमें से एडिशनल 1 महीने में कुछ 2-3 हजार करोड़ इक्विटीज की ओर जाता है, राइट। तो डीआईएस माने ये, और कुछ गिने चुने ब्रॉडर म्यूचुअल फंड में देखिए तो एआईएफ और पीएमएस की भी पैसे आती है। मगर मेरा मानना है कि 70% ऑफ द फ्लोज
म्यूचुअल फंड के थ्रू ही होती है। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो हमें पता है कि पिछले 3 महीने से महीने में 30-35 हजार करोड़ ही आए हैं, जिसका बल्क था एसआईपी का 30,000 करोड़ का आंकड़ा, लमसम में 3-4 हजार करोड़ ही आए। तो इन 3 महीनों में आप देखें तो करीबन 1 लाख करोड़ समझिए आया है। और ये आंकड़े आप मार्च के दिखा रहे हैं। अगर आप फरवरी और जनवरी की भी ले लें तो 2.3 लाख करोड़ डीआईएस ने खरीदा है। roughly I think it was 72 in January and 68 in February, I think roughly 1.4 और ऐसा कुछ रफली था, 42 and 38 था शायद, जो भी है। मैंने जो देखा था डेटा वो था कि अराउंड 2.4 लाख करोड़ डीआईएस ने अब तक खरीदा है जनवरी टू नाउ। और एफआईएस की बात थी कि जनवरी में अबाउट 35,000 करोड़ की सेलिंग, फरवरी में दे एंडेड अप विद मच लेसर कुछ 6,000 करोड़ की सेलिंग थी। तो जनवरी एंड फरवरी में एफआईएस भी वर रिलेटिवली कम, मैं कहूंगा। तो डीआईएस ने अगर 2.25 लाख करोड़ से ऊपर खरीदा है और एसआईपी बुक आपको 30,000 करोड़ पर मंथ ही आ रही है, तो नेचुरली उन्होंने अपने कैश बैलेंस के ऊपर हाथ लगाया है और गिराया है। तो ये मैंने एक स्लाइड में कैप्चर किया है जो डेटा में एक्सेस कर पाया ऑन म्यूचुअल फंड फ्लोज। 1 मिनट वो दिखाएंगे वो स्लाइड। हाँ, तो जो मैंने देखा बॉटम वाली पहली लाइन पढ़ लीजिए। एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड में कैश लेवल्स करीबन 4.9% थे फरवरी में, वो इस भयंकर खरीदारी के कारण अब 3% पे कैश लेवल्स पे आ गए हैं। तो नेचुरली इसके नीचे जाने की संभावना ज्यादा नहीं है। और अब के फ्लाइंग फंड वाइज देखे तो ज्यादातर टाइट हुआ है लार्ज कैप फंड, यानी खरीदारी, क्योंकि एफआईएस भी ज्यादातर लार्ज कैप बेचते हैं, तो ज्यादातर डीआईएस ने अपना गन पाउडर उधर यूज किया है। तो लार्ज कैप फंड्स में अब खाली 3% की कैश है। फ्लेक्सी कैप में अभी भी 7.7% है और स्मॉल कैप में 6% प्लस है, क्योंकि उधर बफर है, क्योंकि वॉलिटिलिटी होती है सेगमेंट में, तो कैश रखते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर रिडीम करें तो उनको मार्केट में बेच के पैसा ना देना की जरूरत हो, बट कैश में से दे देते हैं उनको पैसा जो भी रिडीम करते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो जरूर आपकी जो क्वेश्चन है क्या ड्राई पाउडर कम हुआ है, आपका क्वेश्चन सही तरह से देखेंगे। 1 मिनट उस स्लाइड पे जाइए। ड्राई पाउडर रनिंग लो, आंसर इज यस, ड्राई पाउडर इज रनिंग लो। ओके, नंबर 1। नंबर 2, अप्रैल 10 के करीब ही हमें पता लगेगा कि क्या इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड इनफ्लोस में है। वो डेटा आएगा तभी पता लगेगा। तो ये मार्च महीने में इनफ्लोस कैसी थी, बोथ एसआईपी बुक एंड लमसम, वो देखने से हमें थोड़ा मिलेगा इसमें आंसर। और तो अगले हफ्ते उसको मीट करते हैं, तब अगले से आ जाएगी, 10 तारीख तक आ जाती है। मगर आएगी तो 30-35 हजार करोड़ ही आएगी। मगर थोड़ी इन्वेस्टर पैनिक दिख रहा है तो शायद वो 20,000 करोड़ भी गिर सकता है नेट इनफ्लो। तो डेफिनेटली स्थिति जो आप कह रहे हैं क्वेश्चन, इसका आंसर है यस। ओके, क्योंकि ये पाउडर की बात कर रहे हैं, मगर पाउडर जो है उसका इस्तेमाल भी कम होने वाला है। आप समझ रहे हैं, दूसरी बात पे कह रहा हूं। समझिए अभी 3% कैश है, अभी उसको 3% को डिप्लॉय करने में थोड़ी सोचेंगे। क्यों? हमारी यूजुअल थिंग ना, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर में वो कैश को बिल्ड करके सेक्टरल परफॉर्मेंस ऑफ द अर्निंग सीजन को ट्रैक करते हैं और उसके बाद ही आके डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो वो एक रीजन है, क्योंकि अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए अर्निंग्स सीजन की बात है, 1 महीने का वॉर का इम्पैक्ट जरूर इस अर्निंग सीजन में दिखने वाला है, फरवरी 28 टू मार्च 31 का तो दिखेगा। मगर वो मेरे ख्याल में मार्केट एंटिसिपेट करी होगी और कंसेंसस एस्टिमेट्स ऑलरेडी करेक्ट हुए होंगे और मार्केट प्राइस भी करेक्ट हुआ है, देखिए। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि अर्निंग सीजन की नंबर्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे जितना वो गाइडेंस के ऊपर ध्यान देंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इनपुट कॉस्ट राइजिंग इन मार्च, तो वो क्या आने वाले दिन में मार्जिन को घटवाकर सेल्स को पुश करने वाले हैं, या
मार्जिन को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचुरली प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ेगी, तो उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट दिखेगा और आपको शायद सेल्स नंबर्स भी कम हो सकती है कंपनीज की, हर कंपनी का। स्पेशली इस महीने आपको कूलिंग रिलेटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का महीना होगा ना, अप्रैल मई में। तो एसी प्राइसेस, रेफ्रिजरेटर प्राइसेस क्या करने वाले हैं ये, उसमें मार्जिन को ऑब्जर्व करके सेल्स को पुश करेंगे या मार्जिन को प्रोटेक्ट करेंगे तो और दाम को इंक्रीज करेंगे तो सेल्स जरूर गिर सकती है। तो ये गाइडेंस उनकी एक्शंस के ऊपर ये सब तय करेगा कि कौन से सेक्टर में वो डालेंगे और कौन से सेक्टर से निकालेंगे। सेकंड बात है कि ये ड्राई पाउडर रनिंग लो की बात यह है कि जो मैंने देखा है ना आपको, लार्ज कैप में ही ड्राई पाउडर कम हुआ है, यानी उन्होंने लार्ज कैप खरीदा है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर उन्हें कुछ सेक्टर पसंदीदा सामने दिखने लगे तो लार्ज कैप को बेच के ही वो खरीदारी करेंगे। तो एट एन इंडेक्स लेवल आपको ये प्रेशर दिखेगी। फिर स्मॉल कैप फंड्स में है पैसा, उनके पास 6.5% है, फ्लेक्सी कैप में भी 7.5% है। तो उस फंड्स के अंदर रोटेट करने के लिए उनके पास कैश है। मगर जो भी एक सेक्टर में कुछ खरीदारी करना है तो उनको कुछ बेच के ही खरीदा, तो सेक्टर रोटेशन शुरू होगी जम के, और वो ऑलरेडी हो चुकी है। जो आपने रिटर्न की डेटा दिखाया ना, उसमें देखिए क्लियरली, 1 मिनट उधर आइए, मैं आपका सेक्टरल रिटर्न्स आपने दिखाया था, राइट, सेक्टरल परफॉर्मेंस। हाँ, अभी देखिए बैंक्स, अभी पीएसयू बैंक सबसे प्रॉफिट जनरेटिंग सेक्टर था, उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, राइट। ये डोमेस्टिक की तरफ से देखे तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला अभी जारी होगा। और आपने एक पेक्यूलियर फैक्टर नोट किया है सर कि लार्ज कैप की गिरावट 250 और माइक्रो कैप से ज्यादा है, राइट। क्योंकि डीआई की खरीदारी जो आप देख रहे हैं 1.4 लाख करोड़, वो पूरा का पूरा जो माल एफआई बेच रहे हैं उसको खरीदने में नहीं जाता है, क्योंकि उनको पैसा मिलता है स्मॉल कैप और माइक्रो कैप फंड्स में, समझिए, तो उसी को खरीदना पड़ता है। तो एक्चुअली बहुत अनयूजुअल है कि हाई वॉलेटाइल सेगमेंट्स कम गिरे हैं, राइट। इवन 1 मंथ मैंने देखा कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स से कम गिरे हैं। यस, मिड कैप 100 और स्मॉल। तो मेरा सिंपल सी बात है कि डीआईएस की फायर पर अगर आप मार्केट को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो निफ्टी अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में निफ्टी के लिए सपोर्ट कम रहेगा फ्रॉम डीआईआईस, बिकॉज उनको कोई सेक्टर पसंद आए तो उसके लिए कैश रखेंगे, तो एफआई की सेलिंग निफ्टी में होंगी ज्यादा, निफ्टी 100 150 में। मगर ये अभी रश करके उधर खरीदारी नहीं करेंगे, दिख रहा है 2 दिन में ऑलरेडी कि वो कम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए कैश की जरूरत है सेक्टरल पिकिंग करने के लिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड अगले 3 से 5 साल की स्टॉक चुनता है ना। तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल में लार्ज कैप्स में अगर एफआई की सेलिंग जारी रही तो प्रेशर रह सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इनका कैश बैलेंस भी उधर 3% गिर चुका है। तो लार्ज कैप खरीदने वाला पैसा उतना नहीं है उनके पास। तो एट निफ्टी लेवल मेरे ख्याल में सपोर्ट, आई नो हमने बात कर रहे थे कि सर्वेंद्र जी कह रहे हैं कि टेक्निकली निफ्टी बाउंस बैक की ओर बढ़ रहा है, बट मैं ये देख रहा हूं कि वो टेक्निकल बात शायद अगले हफ्ते प्ले आउट हो सकता है, मगर ओवरऑल मैं देख रहा हूं कि ऑलरेडी डीआई का पाउडर लार्ज कैप में ज्यादा ड्राई हुआ है, राइट। वही है ना, खाली 3% कैश है लार्ज कैप फंड्स में, तो क्या उतना वो खरीद पाएंगे अगर एफआईएस खरीदारी। अब सर्वेंद्र जी की बात में अगर एफआईएस अपना सेलिंग कम कराने वाले हैं तब निफ्टी बाउंस हो सकती है, तब बाउंस हो सकती है। मगर अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो मार्केट और भी ज्यादा गिरेगी, क्योंकि डीआई का सपोर्ट नहीं रहेगा अभी लार्ज कैप्स की ओर। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एफआईआई एक्शन। अगर सर्वेंद्र जी की थियरी सही होना है तो एफआईएस ही अपना सेलिंग को कम कराने इस वक्त तो निफ्टी बाउंस बैक हो सकती है।
तो देखते हैं किस तरह होता है, क्योंकि 2 दिन में ऐसा नहीं दिखा कि एफआईएस कोई कम करने वाला है, और वीकेंड में तो वॉर का तो एक इनका प्लेन भी डाउन हो गया। वॉर की स्थिति में कोई यस राहत नहीं दिख रही है। तो देखते हैं अगले हफ्ते के लिए सर्वेंद्र एक तरफ, मैं एक तरफ, इन टर्म्स ऑफ तो लेट अस सी हु इज द विनर। ओके, सेकंड बात जो है कि पाउडर ड्राई है मगर कंप्लीटली एम्प्टी नहीं है टैंक, तो बहुत भारी गिरावट से जरूर प्रोटेक्ट करेंगे डीआईएस, वो भी मानना चाहिए, क्योंकि अगर एफआई की सेलिंग इससे भी ज्यादा हुआ तो फिर वो फ्लेक्सी कैप से थोड़ा लार्ज कैप्स खरीदेंगे, उसमें पैसा है, 7.7% कैश है। ओके, तो खरीदेंगे। सो डीआईएस का मेन रोल है कि एक स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब करे मार्केट की वॉलेटिलिटी को, राइट, वही उनका काम होगा। और खास करके मेरा और एक चीज है कि सर्वेंद्र जी क्यों ऐसे कह रहे हैं ना, मैंने देखा एक डेटा पॉइंट, और शायद उनका लिए वो था कि एफआईएस ने ज्यादा शॉर्ट्स नहीं लिया थर्सडे को। यस, अगर आप एफएनओ डेटा देखेंगे तो ज्यादा शॉर्ट्स नहीं लिया उन्होंने। मगर उसका कारण, मैं उसका कारण क्या समझता हूँ, अगेन दिस इज द रीजन आई हैव अ स्लाइटली ऑपोजिट व्यू टू सर्वेंद्र, वो बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड एंड अनश्योर कि सडनली वॉर में सॉल्यूशन आ जाए तो वो नंगे पांव पकड़े जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग से उनका तो वाट लग जाएगा, राइट। तो मेरा मानना है कि उनका एक कॉशियस स्टांस था कि अभी शॉर्ट मत लो, क्योंकि गुड फ्राइडे तो पूरी दुनिया में हॉलिडे है। yes. तो लॉन्ग वीकेंड के कारण उन्होंने शॉर्ट्स उतना नहीं लिया, नहीं तो हर दिन वो शाम को, देखिए मार्केट का क्या होता है, मॉर्निंग में रिकवरी शाम में डाउन, मॉर्निंग में रिकवरी शाम में डाउन, क्योंकि एफआईएस तभी शॉर्ट बिल्डअप करते हैं कि अगले साल का, अगले दिन के लिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। मगर थर्सडे को ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो मेरा मानना है कि मंडे आते ही अगर स्थिति में कोई बदलाव नहीं है तो मंडे इवनिंग को शॉर्ट करेंगे। तो ये एक व्यू है मेरी, बट सर्वेंद्र इज द किंग ऑफ टेक्निकल, तो आई विल नॉट गो इनटू पंगा विथ, बट नहीं, उन्होंने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई है फाइज ने कि वो पुट राइट करके गए हैं। यस, ये उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई है। बट वो राइट क्या लेवल पे क्या है सर्वेंद्र, लेवल क्या लेवल पे क्या पुट राइट का लेवल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो पुट राइटिंग जो करके गए ना, दैट्स सो इंटरेस्टिंग कि उनको लगता है कि देखिए मार्केट गिर सकता है लेकिन एक इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा। वो मेरे पास है, मैं भी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। मेरे पास भी है, 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, मैं भी आज को बहुत पूरा ही ट्रैक दिलचस्प लगा हूँ उसको जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, वही तो मैं टेक्निकल्स के। यस, तो मेरे ख्याल में वो जो पुट राइटिंग का था अराउंड 22। हाँ देखिए, इन्होंने जो पुट राइटिंग की है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेवल्स, एक सेकंड, लेवल्स में देखता हूँ। मेरे पास जो है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू है करीब करीब 1500 करोड़ के इन्होंने फ्यूचर बेचे हैं। और इन्होंने पुट बेचा है 440 करोड़ के आसपास के, और इन्होंने कॉल खरीदा है 400 करोड़ की डीआईज ने, और एफआईज ने कॉल बेचा भी है और पुट खरीदा है जाके नीचे में। करेक्ट, वो पुट का लेवल पूछ रहा था। यस, सो इनका जो पूरी थ्योरी इनकी जो बन के आ रही है वो ये दिखा रही है कि एफआईज और डीआई की इसमें, कि डीआईज जो है कहीं ना कहीं पे है पुट खरीद रहे हैं, और थोड़े से उन्होंने जो है 200 करोड़ की कॉल बेचे, लेकिन पुट बड़ी मात्रा में डीआईज ने खरीदे हैं और एफआईज ने भी पुट खरीदे हैं। तो ये दिख रहा है इससे मुझे कि शायद 23,000 के आसपास के या 23,300 के आसपास के उन्होंने पुट राइटिंग की है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर 3 दिन में मान लीजिए वॉर, एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि वॉर में अब फुट ऑन द ग्राउंड होने चाहिए, या कुछ बहुत भीषण बमबारी हो जाए, B2 B3 टाइप के बम गिरा जाए, कारपेट बॉम्बिंग, तभी मार्केट इससे नीचे का लेवल लेगा। अदरवाइज जो अभी लड़ाई चल रही है उसको तो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, इसलिए वो लोग शायद
अराउंड 22,000 का पुट बेच के जा रहे हैं, क्योंकि 21,750 21,800 से लेके 22,000 तक का पुट जो है बहुत ही सॉलिडली इंटैक्ट है। एक तो ये है। दूसरा एक और ट्रेंड इसमें निकल के आ रहा है बार बार, ये कि पिछले कुछ दिनों में 2 बार से कम 22,000 के आसपास से मार्केट ने बेस लेने की कोशिश की है। तो उनको ये लगता है कि वॉर में अगर इससे ज्यादा इंटेंसिटी नहीं बढ़ती है तो शायद इस लेवल को मार्केट होल्ड करेगा, एफआईआई के थ्रू भी, और डीआई तो खैर बाय कर ही रहे हैं। तो ये एक डेटा मिल गया मुझे, 22,200 का स्ट्राइक है। यस, तो वो एक लाइन इन द सैंड जो कहते हैं ना, तो ये 22,200 और 22,000 स्ट्राइक में हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट का कंसंट्रेशन है। करेक्ट। तो मार्केट 22,700 पे है, राइट, बट दैट्स अ 700 पॉइंट फॉल। यस यस यस। तो सिर्फ आज यस, तो मैं देखा हुई, और कॉल राइटिंग का जो रेजिडेंस है वो 23,000 पे है स्ट्राइक, 22,800 और 23,000 पे, तो बहुत नैरो है। एक चीज मुझे और आप बताइए, थर्सडे को मार्केट में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग थी या न्यूट्रल पे छोड़ के गए, पोजीशन लेके नहीं गए, ठीक 3:30 बजे क्रूड में 10% का बाउंस, क्रूड WTI क्रूड 3:30 जैसे ही मार्केट बंद हुआ उसके बाद क्रूड में WTI का प्राइस ब्रेंट से ज्यादा 10% के गेन्स हो गए, अपनी बॉन्ड यील्ड 7.2% चली गई, करेंसी केवल इंटरवेंशन की वजह से करेक्ट हुई थी। तो 3:30 के बाद अचानक से जो सिचुएशन खराब हुई, क्या ये अंदाजा नहीं था एफआईआई को कि, या उन्होंने सोचा नहीं 3 दिन का बहुत लंबा गैप है यार, पोजीशन छोड़ के जाओ, जीरो करके जाओ, न्यूट्रल गियर में गाड़ी डाल दो, जिधर जाना होगा जाएगी। नहीं, देखिए एफआईएस को ये अंदाजा नहीं था, बिकॉज ये ट्रम्प की कुछ बात या ईरान से कुछ बात हुई एट दैट टाइम, सो इट इज नॉट इंडियन मार्केट रिलेटेड। या हमारे लिए मार्केट क्लोज के बाद था, बट उनके लिए कॉल लेना था एट दैट टाइम, तो तब के लिए थोड़ी बहुत देखिए एक क्लैरिटी आ रही थी। उसके बाद ईरान ने मना कर दिया था, शायद ऐसा कुछ हुआ, इसलिए ऑयल में सडन स्पाइक हुआ, बट एफआईएस को इसको पता नहीं था। अगर वो पता होता तो, इसलिए मेरा व्यू ऑपोजिट है सरविंदर से, कि जो सिचुएशन हुई है आफ्टर मार्केट क्लोज, राइट, विच इज नॉट गुड न्यूज, बिकॉज तो इसलिए मेरा एक ये है कि वॉर की स्थिति में भी बदलाव नेगेटिवली हुआ है। यस, देखो उधर भी ट्रम्प ने, बिकॉज वो जनरल्स वर ट्राइंग टू अवॉइड बूट्स ऑन द ग्राउंड, सभी को सैक कर रहे हैं उधर पेंटागन में। यस, ट्रम्प तो क्लियर है कि मेरे को वॉर में घुसना है, मरवाना है, ये सब ना, दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव न्यूज ना। तो इसलिए my biggest worry is that this is a time that DIAs don't want to buy and FII may want to sell. करेक्ट। एंड वो F-15E जो गिरा है उसमें एक को रेस्क्यू कर लिया, एक अभी भी गायब है, वो बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा हुआ है, तो इससे मुझे लगता है वॉर और इंटेंसिफाई होगा। एंड ईरान भी कोई मूड में नहीं है वॉर को सॉल्व करने के। अभी पाकिस्तान ने भी कुछ आइडिया फ्लोट किया, उसको तो मना कर दिया, उस पर। यस, सो मैं वही कह रहा हूँ कि जो पिछले हफ्ते और पिछले महीने डीआईएस ने जितना सपोर्ट दिया एक भयंकर एफआईआई सेलिंग के अगेंस्ट, वो सेम लेवल ऑफ सपोर्ट हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उनका ध्यान होगा अपनी ओवरऑल पोर्टफोलियो जो इंडियन अर्निंग सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो वो एक चीज इंपॉर्टेंट है। और ये फेक रिकवरी थी थर्सडे को, करेक्ट, रियल रिकवरी नहीं थी। वो मैं आता हूं अगले क्वेश्चन में, उसका आंसर आएगा। INR का कंटिन्यू टू वीकन, अभी उस पे चलते हैं। आई थिंक ये टेक्निकल फंडामेंटल सब हमने इस पे डाल दिया, तो अगले हफ्ते को पता लग जाएगा। तो INR कंटिन्यू टू वीकन एब्सोल्युटली,
तो क्या हुआ ना, मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि ये करेंसी वाली स्टोरी क्या हो रहा है, गौर से सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए बात करूंगा, ठीक है जी। तो रुपए के ऊपर, रुपए का 92.50 92 93 के अंदर ही ट्रेड हो रहा था रुपए, राइट। और ये ऑयल का ऐसा कुछ सडनली वीकनिंग नहीं होता, ये 110 टू एक दिन 96 तक गई थी, बट वापस आ गई उस दिन में ही, राइट। तो ऑयल वाज ऑलवेज ट्रेंडिंग एट दिस लेवल, बट सडनली रुपी का वीकनिंग हुआ और आरबीआई को लगा कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज आरबीआई ने भी बहुत पैसे डाले रुपए को सपोर्ट करने में। ओके, अभी इसका फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का डेटा भी आया, 680 बिलियन के नीचे गई है। तो आरबीआई ने भी 30 बिलियन इस्तेमाल किया फाइट करने के लिए। उसके बावजूद रुपी सडनली 94 95 की लेवल पे सडनली डिवीकन हुई, और ऐसा खास कुछ एफआईएस ने और ज्यादा बेचा ऐसा कुछ नहीं था उस दिन। तो आरबीआई ने तभी उनको सोचा कि क्या हो रहा है, और व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड इज दैट बैंक्स इन इंडिया, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इन रिवर्स ऑर्डर, सबसे ज्यादा फॉरेन बैंक्स, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फिर क्या किया कि पोजीशंस में एक तरफ इंपोर्टर्स आके हेड्ज करते हैं अगेंस्ट द रुपी वीकनिंग, एक्सपोर्टर्स प्रॉफिट बुकने की कोशिश करते हैं बाय हेजिंग एंड गेटिंग द प्रीमियम, राइट। तो नॉर्मल ट्रेड के अलावा अपनी जो कैपिटल होती है ना, बैंक्स ने ये देखा, ये स्थिति देखकर उन्होंने जाके पूरा प्रॉप बुक का जो पैसा था $30 बिलियन टोटल, आप समझिए, उसको लॉन्ग डॉलर शॉर्ट रुपी कर दिया। एंड दैट आई सस्पेक्ट देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस, ओके, क्योंकि मैं आरबीआई के एक्शन से ही इसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूं कि दैट वाज वन ऑफ द मेजर ट्रिगर की सडन वीकनिंग ऑफ द रुपी, ओके। और आरबीआई का मकसद ऑलवेज होता है कि ये रुपी को वीकन होना है तो होने दो, सिचुएशन जो है लाइक ऑयल प्राइसेस राइजिंग तो होती है, एफआईएस भी पुल आउट कर रहे हैं, तो एक डिप्रिसिएशन का प्रेशर है ड्यू टू द फ्लोज फैक्टर, राइट, क्योंकि ऑयल का प्राइस के कारण आईओसी विल इंपोर्ट ऑयल, तो यू हैव टू रिमिट द डॉलर, ठीक है, वो डिप्रिसिएशन ठीक है। तो आरबीआई के मन में कोई लेवल नहीं होता है नॉर्मली, मगर उनको क्या पसंद नहीं है कि वॉलेटिलिटी, राइट। तो उन्होंने थोड़ी जांच किया और उन्होंने डिस्कवर किया ये जो बात कि बैंक्स ने अपने प्रॉप बुक में वर बेटिंग अगेंस्ट इंडिया, राइट, अगेंस्ट इंडियन करेंसी। तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, आपके प्रॉप बुक इज योर ओन ट्रेडिंग बुक, यानी व्यूज बेस्ड, इट इज नॉट ए जेन्युइन इंपोर्टर का डिमांड जिसके लिए आप डॉलर खरीद रहे हैं टू हेज हिज फ्यूचर कॉस्ट। अभी 6 महीने के बाद मेरी मशीनरी आ रही है, मेरे को अभी लॉक इन करना है वो प्राइस को, तो मैं डॉलर खरीद सकता हूं फॉरवर्ड, करेक्ट, दैट इज ओके, दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेड, दैट इज बिकॉज योर बिजनेस नीड्स दैट मनी, or if IOC needs to import crude, he has to pay today for it, that is fine. But banks अपने बुक में जो इक्विटी कैपिटल है उसको वो फॉरेन मार्केट में डॉलर में ट्रेड कर सकती है, और उनका सबका पोजीशन था कि रुपी तो वीकन होने वाली है, ये तेल का दाम तो बढ़ रहा है, तो उसे क्यों ना पैसा बनाए, तो दे शॉर्टेड द रुपी, बट आरबीआई डजंट यूज दोस वर्ड्स, दे सेड लॉन्ग डॉलर, पर किसी को आईना दिखाना है कि भैया लॉन्ग डॉलर माने शॉर्ट रुपी ना, यस, अगर शॉर्ट रुपी बताने से वो एकदम कोई अरे इंडिया को शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो बिकम्स अ पॉलिटिकल मैटर, इसलिए द वर्ड इज यूज्ड इज लॉन्ग डॉलर, ओके, बट एक्चुअली दे आर शॉर्टिंग द रुपी, सो दे आर एडिंग टू द फ्यूल टू द फायर, आग जल रही है उसमें जाके पेट्रोल डाल रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, तो पहले किया कि भैया अप्रैल 10 के अंदर फटाफट आप मोर देन $100 मिलियन नेट ओपन पोजीशन नहीं रख सकते हो, राइट, अंदर लाओ। तो नेचुरली उस दिन रुपी का वीक भयंकर स्ट्रेंथनिंग हुआ सुबह, और शाम तक वापस 94.77। यस यस यस, मैंने सोचा क्या यार, मैंने तो इंस्ट्रक्शन दिया है, तो शाम तक कैसे वापस 95 पे पहुंच गया। फिर मैंने सेकंड जांच किया और पता लगा क्या हुआ, इन्होंने अपना जो नेट ओपन पोजीशन है उसको कॉर्पोरेट्स को दे दिया, उसको एनडीएफ नॉन डिलीवरेबल फॉल। अब ये एनडीएफ मार्केट क्या है, एनडीएफ इंडिया सब शब्द इस्तेमाल है, सिंपल सी बात है, रुपी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है,
इंडिया से रुपया बाहर जाना है, एलआरएस के थ्रू जाना है या फॉर्म A2 भर के आरबीआई के अप्रूवल से जाना है, कोई जेन्युइन रीजन हो तभी आप रुपये को बाहर ले जा सकते हो। और एलआरएस का भी लिमिट है $250,000, यानी वी आर नॉट अ कंप्लीटली कन्वर्टेबल करेंसी अमेरिका जैसे, राइट। सो अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना है इंडियन रुपी को बाहर में, तो आप डिलीवर नहीं कर सकोगे रुपी, because unless there is a genuine underlying trade, how can you deliver the rupee if you have to deliver? इसलिए this market has come up called the non deliverable forwards, यानी मैं फॉरवर्ड करूंगा और उस दिन आपको लाइक यू डोंट हैव टू डू नेट सेटलमेंट कर सकते हो, यानी रुपी को मेरे को डिलीवर करना है, आज स्पॉट का रुपी का यह है, डिफरेंस मैं कह देता हूं कैश में। so there is no actual रुपी डॉलर ट्रेड, इट इज अ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड, इसलिए एनडीएफ उस मार्केट का। तो उस मार्केट में जाके इन्होंने ले ऑफ करना शुरू कर दिया अपना पोजीशंस को। और तीसरी बात क्या थी, उन्होंने अपने ब्रांच को बेच डाला। अभी इधर एक बैंक है, उसका सिंगापुर में ब्रांच है, तो उस ब्रांच, तो आरबीआई ने देखा कि एक्चुअली ये डॉलर सेल के लिए मार्केट में नहीं आए हैं, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट रोल ओवर हो गए उधर। यस। तो आरबीआई ने कहा ये भैया चीटिंग ईटिंग नहीं करना चाह रहा हूं, मगर यू डिफीट माय पर्पस, आई वांट सप्लाई ऑफ डॉलर इन द मार्केट। आप उस सप्लाई को हटाकर उसको रोल ओवर कर रहे हो ये तीन तरह से, और रुपी पे। तो इसीलिए सेकंड रूल जो आरबीआई ने लाया कि इन्होंने बैन किया एनडीएफ में इसको ट्रांसफर, बैन किया कॉर्पोरेट्स को ये बेचना, और बैन किया अपना रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शन। यस, राइट। तो जब वो बैन किया, ऑल दिस डॉलर वाज देन हैड टू कम बैक इन सप्लाई कैश, तो रुपी स्ट्रेंथन होगी 93.10 पे, क्योंकि इस बार देयर वाज नो एस्केप, ये सप्लाई ऑफ डॉलर आना ही है, तो रुपी स्ट्रेंथन हो गई। मगर मार्केट इज रीडिंग दैट ये है एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रुपी। करेक्ट, इट्स नॉट अ नेचुरल फिनोमेना। और इसका आंसर कहां से आता है कि रुपी का वीकनिंग, उस दिन का फॉरवर्ड प्रीमियम मार्केट मैंने स्टडी किया। अब फॉरवर्ड प्रीमियम मार्केट क्या होता है कि एक साल के बाद मुझे लॉक करना है, तो मुझे हैव टू पे, बिकॉज रुपी इज अ डिप्रिशिएटिंग करेंसी, हैव टू पे प्रीमियम, तो बिप्स में कैलकुलेट होता है, राइट। तो बिफोर दिस डिवैल्यूएशन स्टार्टेड, बिफोर दिस 92.50 से द प्रीमियम वाज 182 बेसिस पॉइंट्स रफली। तो वो उसका कैलकुलेट करेंगे तो रुपी का 1 ईयर फॉरवर्ड फ्रॉम 92.50 और 92.70 स्पॉट, it was showing that it is now 94.50 when 1 year later. So forward market was saying आज रुपी 92.50 92.70 पे है, इसका 92.70 पे था, क्योंकि 182 बिप्स अपने प्रीमियम ऐड किया तो इट बिकम्स 94.50, ठीक है। तो that was the expected price of rupee at the end of. So then what has happened after this RBI decision, तो market feels कि RBI is feeling the tension of rupee volatility management, but the fundamental factor behind rupee has not changed, that is तेल का 50% price appreciation, right? डॉलर का 10% strengthening, DXY 90 से 100 गया, right? This has not changed. So what they have read is that the sahi spot level of rupee is 95, 94.70 to 90 spot level, और उन्होंने प्रीमियम को वाइडन कर दिया from 185, the premium went up by 62 bips to 247. So what market is saying, from 95 spot should be the real spot, 250 you take, so 96.70 to 97 is the forward market telling that the dollar will be 1 year from today. Right. This is the actual trade. If you want to lock the dollar for 1 year, you have to accept that my cost will be frozen at 96.70 to 97. 30 basis का up down होता है पैसेल में। तो clearly market is saying that the rupee is going to weaken by
From 93 to 97 is 4 rupees. 4 rupees or 9 rupees is 5% depreciation. Right. Now, if currency market is saying this, आप एक एफआई की सोचिए, आज वो पैसा यूएस में डाल सकता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को दे सकता है, 4.3% पे मिल रहा है, 4.3 to 4.0% उसको रिटर्न मिल रहा है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 4.3%, करेक्ट? अब इंडिया में डालेगा तो 1 ईयर का अगर हेज करेगा उसका 5% है प्रीमियम, उसका प्रीमियम पे ब्लू करना है। सो अगर वो हेज करता है तो हिज कॉस्ट इज 4.4 उधर 5, 9.4% अगर इंडियन स्टॉक मार्केट रुपी में रिटर्न देता है तो उसका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस है। एब्सोल्युटली राइट। अब सोचिए कि एफआई क्यों आके आज पैसा डालेगा। इंडियन मार्केट का 10% तक का रिटर्न उसको 4% उधर डॉलर में मिलता। अगर वो पैसा चुपचाप गवर्नमेंट को देता, यूएस गवर्नमेंट को, उसका 4.4% कूपन इंटरेस्ट मिलता था, उसको निकाल कर, यानी उस इंटरेस्ट इनकम को मना करके वो इंडिया में डाल रहा है, और यहाँ के फॉरवर्ड करेंसी मार्केट कह रही है कि 5% है आपका डिप्रिसिएशन। तो अगर उसको उसके ऊपर इंडिया का इक्विटी रिस्क प्रीमियम से पैसा कमाना है तो मार्केट को 13-14% देना पड़ेगा उसके मन में अर्निंग सीजन की ग्रोथ से, तभी वो आएगा ना पैसा डालने के लिए। करेक्ट। इसीलिए मेरा रीडिंग है कि इतनी जल्दबाजी से एफआईएस वापस इंडिया को नहीं आने वाले हैं, और अगर वो इसके कारण और भी पैसा निकलना तेजी से करने जाते हैं तो वो स्पॉट में रुपये के ऊपर और भी दबाव आएगा। बिल्कुल आएगा। और तेल 110 का 10 रहे तो ठीक, 110 से 120 जाए तो वो और भी फिर गंभीर बात। सर कल तक जो था, मतलब थर्सडे तक जो स्पॉट प्राइस चल रहा था वो बास्केट के हिसाब से 150-155 के आसपास था। दैट वाज द लैंडेड कॉस्ट। अब केवल ब्रेंट की बास्केट कॉस्ट हो गई है 141। इस पे प्रीमियम जोड़िए आप, इंश्योरेंस का, फ्रेट का और एशियन प्रीमियम $3 का, तो ये बैठेगी जाके 160 के आसपास। तो इस हफ्ते क्रूड और ज्यादा हमारे ऊपर भारी पड़ने वाला। भले ही वो ब्रेंट का जो फ्यूचर प्राइस दिखता है 110-112, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि स्पॉट प्राइस 141 पहली बार गया है। तो क्रूड वाला खेल थोड़ा सा और गड़बड़ हो गया है। क्रूड वाला खेल डायरेक्टली रुपये को इम्पैक्ट करेगा, वो डायरेक्टली रुपये को करेगा। सबसे ज्यादा डॉलर की डिमांड तो वहीं से आती है, ओएमसीज की तरफ से। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भी क्रूड अभी भी खरीद रही है बहुत, बिकॉज शॉर्टेज का सिचुएशन पॉलिटिकली डायनामाइट है। करेक्ट। तो दे हैव टू बाय एट व्हाटएवर कॉस्ट। सो वी हैव टू सी। अभी तो एक्साइज ड्यूटी पूरा हटा दिया डीजल से, और पेट्रोल में भी 10 रुपया कम करा दिया। और क्या कर सकते हैं अभी इसके बाद? देखिए ना, एटीएफ की कीमतें डोमेस्टिक के लिए 25%, इंटरनेशनल के लिए 100%, कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, डोमेस्टिक ऑलरेडी 60-70 रुपए बढ़ चुका है। तो बस इलेक्शन का एग्जिट पोल आएगा जिस दिन, मैं ख्याल में 29-30 अप्रैल के आसपास, वहां के बाद से तो प्राइस बढ़ानी ही पड़ेंगे फिर से। चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है ना, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। और इसीलिए आपको जब वो होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। सेकेंड, फिस्कल डेफिसिट की हालत क्या होगी, क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी तो उन्होंने कटवा दिया, राइट। और इसके अलावा एक बात है ना, यूरिया फर्टिलाइजर। सो अगर फर्टिलाइजर्स वो सब तो क्रूड को ही यूज करते हैं ना, नाफ्ता, तो क्या होगा फूड प्राइसेस का फिर? यस, राइट। सो इट इज, सो इसमें मेरे मन में डाउट नहीं है कि आईएनआर विल कंटिन्यू टू वीकन, बट शॉर्ट टर्म में आरबीआई कि क्या और भी कितना अपना रिसोर्स को यूज करेगी। वो क्या होता है ना, आरबीआई के लिए
वो रिजर्व्स का एक मायने रखता है कि कितने महीने के इंपोर्ट में कवर कर रहा हूँ। अब क्या हुआ इधर, एक तरफ रिजर्व्स कम हुई है टू 680, सेकेंड इंपोर्ट क्वांटिटी बढ़ गया है ना, क्वांटम क्वांटम बिकॉज ऑफ ऑयल कॉस्ट। प्राइस। हाँ, यस। तो हर महीने का जो इंपोर्ट का तो कवर है, जो कवर अभी शायद मेरे ख्याल में 8 महीने या 7 महीने तक गिरा चुका होगा। यस। सो आरबीआई विल आल्सो कैनॉट यूज, और टर्की की तरह तो हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें पूरा गोल्ड रिजर्व 6 साल का गोल्ड रिजर्व खत्म करके सर इसमें एंड विनर देखिएगा गोल्ड होगा, वॉर रुकते ही ना गोल्ड विल बी द बिगेस्ट विनर। लेकिन सर तीसरा प्रश्न जो है कि हमारे मल्होत्रा है तो मॉनेटरी साहब पॉलिसीज तो साफ हमने दिखा दिया कि रुपए के ऊपर दबाव है, सेकंड की इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव है, राइट, सेकंड क्रेडिट ग्रोथ इज बीटिंग डिपॉजिट ग्रोथ, राइट। तो इस हालत में आरबीआई का तो रेट कट का तो पाइप ड्रीम होगा, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू रेट कट विद द इन्फ्लेशन, क्यों ना, मगर विल आरबीआई डू रेट हाइक? अब ये सवाल बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है कि इन्फ्लेशन 5-6% पार करेगी तो आरबीआई का बैंड है 4% ±2%, अगर 6 पार करेगी इन्फ्लेशन, और ये आज की इन्फ्लेशन की बात नहीं है, ये प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन जो आरबीआई पॉलिसी में अगले 4 क्वार्टर के लिए प्रोजेक्ट करती है ना, तो उस प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन अगर 6 को पार कर रही है इन्फ्लेशन, बिकॉज फूड का दाम, इंपोर्टेड ऑयल का दाम दोनों बढ़ रहे हैं, और सेकंड मानिए कंज्यूमर का भी, अभी समझिए कि एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा हूं मैं, अभी वो रेफ्रिजरेटर में पेंट करना है, रेफ्रिजरेटर को पेंट का कॉस्ट तो बढ़ेगा ना। गाड़ी की बात लीजिए, टायर में भी ज्यादातर क्रूड डेरिवेटिव्स है, टायर का कॉस्ट बढ़ेगा, गाड़ी को पेंट करना है, पेंट का कॉस्ट बढ़ेगा। तो कंज्यूमर इन्फ्लेशन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल इटसेल्फ इज गोइंग टू गो अप, क्योंकि कॉर्पोरेट्स को तो उनको मार्केट प्राइस में ही खरीदना है ना, उनके लिए कोई ये नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना होगा कि कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आरबीआई रेट हाइक की सोच सकती है, ओके और मैं उस क्वेश्चन को एड्रेस कर लेता हूं, मेरे ख्याल में नहीं। क्योंकि क्या होगा कि अगर वो करती है रेट हाइक, तो नॉर्मली क्या होता है कि रेट हाइक का पर्पस क्या होता है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, एंड आरबीआई का रेट हाइक होता है जब डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन बढ़ता है, राइट, नॉट कॉस्ट पुश Supply driven. सप्लाई। ये पूरा इन्फ्लेशन सप्लाई की ओर से है, कितना भी इंटरेस्ट रेट को हाइक करो आप इन्फ्लेशन को कम करा नहीं पाएंगे, राइट। ऑन द कॉन्ट्ररी और ग्रोथ को और भी दबा देंगे, जो भी ऑलरेडी चैलेंजेस इंडिया को ग्रोथ में होगी बिकॉज ऑफ दिस वॉर, उसके ऊपर आप और भी दबाव डाल दोगे ग्रोथ के ऊपर अगर इंटरेस्ट रेट हाइक किया तो, राइट। और इसी वजह से रेट कट भी नहीं करेंगे, क्योंकि रेट कट किया तो वो डिमांड साइड का इन्फ्लेशन को कॉस्ट साइड की इन्फ्लेशन से साथ जोड़कर इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए रेट कट तो रूल्ड आउट है, मगर रेट हाइक भी रूल्ड आउट है। तो आरबीआई एक न्यूट्रल पॉलिसी रखेगी, पिक्चर को पेंट करेगी, एक गंभीर पिक्चर को पेंट करेगी और कहेंगे कि हम तैयार है एक्शन लेने के लिए, बस। उसके अलावा कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉर का कोई एंड नहीं दिख रहा है, तो ये क्या टेम्पररी डिसीजंस क्या लेने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में लिक्विडिटी स्क्वीज करने का कोई उपाय नहीं कर सकते, इवन दे विल नॉट टच सीआरआर आल्सो। नहीं, ये सब करके क्या फायदा बताइए उसको, इन्फ्लेशन जो आउट ऑफ कंट्रोल, उनका आउट ऑफ कंट्रोल है ना, ये इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन, जहां पर वो उसको कूल डाउन करते जो भी कर सकती है। तो एंड क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ हायर हो रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट बोथ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एज वेल एज कैपेक्स ड्राइव इज हैपनिंग ना, इसलिए क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है ना। तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट हाइक करके वो क्रेडिट ग्रोथ को फिर कूल डाउन होगा, तो इट्स आल्सो एंटी टू ग्रोथ। तो उतना 90 ग्रोथ स्टेप आरबीआई आई डोंट थिंक अभी लेने के लिए तैयार होगी, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी का वक्त है, मॉनेटरी पॉलिसी का वक्त नहीं है। दिस मैटर्स हैव टू बी सॉर्टेड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय आरबीआई।
राइट कितना। सर, एक क्वेश्चन और, क्या आरबीआई कुछ ऐसा सोच सकती जो 98 में आया था रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड जैसी स्कीम, कि डॉलर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्या ये? बट वी आर नॉट अंडर दैट प्रेशर ऑन द डॉलर। रिसर्च इंडिया बॉन्ड था क्योंकि हमारी जो सिचुएशन बहुत गंभीर थी। अब सिचुएशन उतना नहीं है, अभी भी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग टू बी एट 6.5% ग्रोथ। और फिजिकल डेफिसिट ठीक है 4.4 नहीं मीट पाए, 4.5 4.6 पे होगा। तो इट्स नॉट अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। सी डेंजरस सिचुएशन बिकॉज ऑफ द ऑयल ओनली। तो उसके लिए जाके करेंसी में कुछ करना, आई डोंट थिंक वी आर इन एनीवेयर क्लोज टू दैट सिचुएशन। So it's not a dire situation. In fact, I would say that we are probably the only country in the world where the retail people have not suffered the petrol and diesel hikes. Correct. Only country. Yes. I feel कि government is not publicizing enough. देखिए पाकिस्तान अगल बगल में देखिए क्या हो रहा है। एवरीवेयर सर, यूएस में, यूके में, सब जगह, चाइना में, केवल इंडिया ने नहीं बढ़ाया है, तो मतलब इम्पैक्ट नहीं आया। देखिए 33% उनका गैस का प्राइस बढ़ा है, फ्रॉम $3 to $4 per gallon. राइट। तो what impact on the inflation? But here we have not done it. But how long ये सस्टेन कर पाएंगे वो भी पता नहीं है ना। तो RBI has to factor that also कि अगर गवर्नमेंट is going to allow petrol prices to go up तो रिटेल इन्फ्लेशन और बढ़ेगी। सो दैट फ्यूचर के लिए वो भी सोचना है। तो मेरे ख्याल में RBI will wait and watch कुछ but I'm interested to see कि उनकी क्या है ग्रोथ और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस for the next 4 quarters, because I rely, for me most reliable data RBI का डेटा है। बाकी सब में मेरा उतना क्रेडिबिलिटी नहीं है, बट RBI का डेटा रिलायबल होता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। वो जनरली उनकी डेटा, तो आई एम ईगर टू कि क्या डेटा पॉइंट्स देते हैं कि इन टर्म्स ऑफ 4 quarters ऑफ इन्फ्लेशन, 4 quarters ऑफ जीडीपी, वो डेटा हमें देगा। बाकी को कोई स्पेशल अभी मेरे लिए RBI से कुछ नहीं मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, बिकॉज वॉर का अनसर्टेनिटी है। देखिए करके वो एक अकोमोडेटिव स्टांस, न्यूट्रल से अकोमोडेटिव में बदल सकते हैं। That is one way of showing support without actually cutting interest rates and fueling inflation. They can say we are moving to an accommodative stance. Is a possibility, but वो भी क्या सिग्नल मार्केट लेगी उसके कारण मेरे को ये डाउट है। तो I would say that it is more about getting an RBI's view about the economy, which is very critical. Very critical. That is very, so बहुत important policy है undoubtedly, मगर actions from the policy I feel may not be appropriate at this time. तो नेट हमारी सिनेरियो ये बन रही है कि रुपी प्रेशर में रहेगा, इंडेक्स प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि ड्राई पाउडर कम हो रहा है लगातार, अब कितना खर्च करेंगे। और इंटरेस्टिंगली है कि अब अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है, तो कंपनीज की कमेंट्री अर्निंग के बाद वाली और आरबीआई की पॉलिसी की कमेंट्री, ये हमें नेक्स्ट वीक के ट्रिगर्स बताएगी कि क्या होने वाला है। और वॉर तो अनसर्टन है, ये उसमें पता नहीं कब क्या हो जाए। ये हफ्ता कमेंट्री का हफ्ता है, इसके बाद आईपीएल का भी कमेंट्री सुनेंगे आप। ये हफ्ता ही कमेंट्री का हफ्ता है। यस, ओके सर, थैंक यू सो मच। और देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे होता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है निफ्टी। तो ड्राई पाउडर खत्म हो गया। मैंने कल एक ट्वीट डाला था जब उनका नंबर आया एफआई का, आजकल मैं डाल देता हूँ, तो बहुत उसमें लोग अपने तरह तरह कमेंट करते। मैंने ये लिखा था कि पैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि 2 दिन में हार रहे हैं वो, अप्रैल 1-2 को पता नहीं खरीद पाए वो। तो उसमें बहुत तीखे कमेंट आ रहे थे लोगों के। अच्छा, क्या कह रहे थे? अरे कोई कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बहुत पैसा उनके पास। कोई कह रहा था कब तक बेचेंगे? हमने कहा 16% स्टेक है भाई, वो रोज बेचते रहेंगे तुम कभी खरीद नहीं पाओगे। स्टेक 16% नहीं है, 33% ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। यस, 33% फ्री फ्लोट ऑफ द टोटल है। अगर प्रमोटर का हिस्सा ये सब हटा देंगे तो मार्केट में वो ट्रेड होता है उसका एफआईएस का 33% का हिस्सा है, भूलिए मत। हाँ, तो वो लगातार खरीदने वाले के पास पैसे कम पड़ जाएंगे तो बेचने वाले के पास कम नहीं पड़ेंगे, और रोज बेचेगा। तो लोगों की ऐसे अपनी अपनी राय आ रही थी। लेट्स सी क्या होता है सर। थैंक यू सो मच, और होपफुली कि कुछ अच्छा हो जाए, युद्ध रुक जाए, तो बातें बन जाए। नहीं तो सर अगले हफ्ते सर हम लोगों को एमएफ का डेटा मिल जाएगा मेरे ख्याल में, तब तक एमसी वाला डाउटफुल है, क्योंकि आज तारीख क्या है?
आज 4 तारीख है सर, 8 को पॉलिसी है, हाँ, बुधवार को, 10 तो 10 को बृहस्पति, आती है, शुक्र, 10 फ्राइडे को 9, शायद आ 10 सकती है। आ जाएगा, फ्राइडे को आ जाएगा। आ जाएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हाँ, वीकेंड में फिर हम लोग उसको डिस्कस, देखते हैं कितना पैसा और मिला उनको। या ओके सर, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।